नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 9। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज इस सीज़न 9 का हम 6 डे टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। 5 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे ऑथर्स के साथ। 5 बुक्स, 5 ऑथर्स और 5 टॉपिक्स हम आपके सामने ला चुके हैं। और आज हम 6th ऑथर के साथ 6 टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपके सामने डेली एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि एक बुक पर बेस्ड होता है और वो बुक एक ऑथर लिखते हैं, अपनी राइटिंग जर्नी के साथ आपके सामने आते हैं और उसे वो शेयर करते हैं। उसी तरह से आज भी हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट आए हैं, एक ऐसे ऑथर आए हैं, जिन्होंने अपनी राइटिंग जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहिए और उसके साथ-साथ में उस बुक का टॉपिक भी आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। आज भी इस प्रोग्राम का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी लाइफ से कनेक्टेड है और शायद हम सभी इस टॉपिक से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्योंकि आज के सेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज़ कंसंट्रेशन। कैसे आप अपनी लाइफ को में कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं? क्या रीज़न्स है कि आज के समय में कंसंट्रेशन टूट रहा है, वीक हो रहा है? इस किताब में इन्होंने बताया है कि चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, सभी कैटेगरी के पीपल अपने कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को रीगेन कैसे कर सकते हैं? क्या रीज़न्स हैं कि आज की सोशल मीडिया, आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हमारा कंसंट्रेशन वीक हो रहा है? कंसंट्रेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल एक सुपर पावर है आपकी लाइफ की, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ये सब कुछ इस बुक में बताया गया है। और क्या कुछ बताया है ऑथर ने इस किताब में, हम जानेंगे ऑथर के ज़रिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें और ऑथर से डिस्कशन शुरू करें, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप उनके साथ ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ। जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ये एक ऐसे पैशनेट एजुकेटर हैं जिन्होंने आर्ट, डिज़ाइन और रिसर्च के ज़रिए दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया डेवलप किया है। इनके पास 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। रिसर्च इनकी टीचिंग का कोर हिस्सा है। इन्होंने 2 सोलो एग्ज़िबिशंस भी लगाए हैं। पिछले 20 सालों में इंडिया और अब्रॉड के कई सारे ग्रुप्स का हिस्सा बनकर इन्होंने अपनी कला के प्रति जो समर्पण भाव है, उसको साबित किया है। बिना देरी किए हुए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे आज के गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर सुदीप रे। नमस्कार सुदीप जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सुदीप सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कंसंट्रेशन टॉपिक के ऊपर जो आपने किताब लिखी है, उस पर हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स और टिप्स आप शेयर करेंगे जिस वजह से हम अपनी लाइफ में ये जो डिस्ट्रैक्शन आया है, उसको हम रिमूव कर पाएँगे और लाइफ को जो है वो सही ट्रैक पर ला सकेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? देखिए मतलब ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं किताब और मतलब जैसे चित्रकला, भास्करीय कला ये सब करता रहता हूँ, इसके साथ-साथ बुक राइटिंग भी एक हिस्सा इसका एक हिस्सा है। तो कभी-कभी जैसे मैं देखता हूँ कि पुराने ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन नहीं थी या डिजिटल इतना हावी नहीं था हमारे ज़िंदगी में, तो हम अपने आप में ही कुछ-कुछ करते थे जो कि एक कंसंट्रेशन को बेस करके ही हम चीज़ों को क्रिएट करते थे, बनाते थे। जी, तो अभी जैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में हमने प्रवेश किया, उसके साथ-साथ देखते हैं कि बहुत सारे नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। कभी तो एब्सोल्युटली। व्हाट्सएप में बहुत सारे नोटिफ़िकेशंस आ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, माइंड डाइवर्ट होता है। हम ये देखें, फेसबुक देखें, व्हाट्सएप देखें, क्या-क्या करें। तो जी, इसलिए मुझे लगा कि एक बुक राइटिंग करना चाहिए और जिसके ज़रिए लोगों को एक जानकारी देना चाहिए कि हाँ, ठीक है, ज़रूर डिजिटल लाइफ़ हमारी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन साथ-साथ में हमें कंसंट्रेशन को भी बरकरार रखना है, डेवलप करना है ताकि अपने ज़िंदगी की ओर और सक्सेस की ओर हम बढ़ सकें। एब्सोल्युटली। मैंने अभी छोटा-सा इंट्रोडक्शन दिया आपका, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड क्या है? और इस जर्नी पर आप कैसे चल पड़े और यहाँ तक कैसे पहुँचे? प्लीज़ थोड़ा बताइए। जी। देखिए, मैं डॉक्टर सुदीप रे हूँ। मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से मैंने अपना बैचलर्स डिग्री पूरा करके मैंने मास्टर्स डिग्री कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली से किया है, जो मेरी ऑनर्स
थी, यानी कि मैं अ, चित्रकला के साथ-साथ मैंने मूर्ति कला में भी मैंने हुँ, बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री पूरा किया है। उसके साथ-साथ मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी इंग्लैंड जाने के लिए, जहाँ पे मैंने डिज़ाइन एजुकेशन कंप्लीट करके फिर इंडिया वापस आया ओके। और आके फिर पीएचडी कंप्लीट किया राजस्थान के बनस्थली विद्यापीठ से। अच्छा, वहाँ पे मैं एसोसिएट प्रोफ़ेसर हुआ करता था अच्छा, और वहाँ से फिर वापस आके मैं सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मैं एसोसिएट प्रोफ़ेसर के हिसाब से काम करता था। तो ओके। ऐसे ही समय चलते-चलते मैंने अपना बिज़नेस डेवलप किया। हुँ, आजकल मैं हुँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल मटेरियल्स लेके मैं काम करता हूँ। उसी के ज़रिए मैं मूर्ति कला का काम भी करता हूँ, साथ-साथ में मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी किया हुआ है और ओके। उसके साथ मैं एक रेस्टोरेंट भी चलाता हूँ, क्योंकि ये दोनों बिज़नेस मेरे दिल के बहुत करीब है। नौकरी अच्छा। करते-करते एक समय जो है मैं थक गया था, सोचा कि और हुँ, नौकरी हुँ। नहीं, अब खुद का ही कुछ करना चाहिए। तो ये दोनों बिज़नेस जो है एक आइडिया हुआ करता था, 2016 की बात है। उसके बाद धीरे-धीरे डेवलप करते हुए अभी 2 बिज़नेस एक सर्टेन लेवल पे पहुँचा है, जो कि हुँ, उसको थोड़ा-सा धक्का देना और पड़ रहा है। लेकिन मुझे हुँ, हुँ। लगता है और 1-2 साल में वो अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। सुदीप तो जी, इतने सारे जब काम हम साथ में करते हैं तो आई एम श्योर इसके लिए कंसंट्रेशन और फोकस की बहुत ज़रूरत होती है और आपने उसको फ़ॉलो किया है तभी आप इतने सारे कामों को एक साथ कर पाए हैं। इसके बारे में आपसे आगे पूछूँगी ज़रूर से, लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ बताइए कि रीडिंग और राइटिंग ये 2 हैबिट्स जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, हर ऑथर के साथ बात करते हैं कि उनका क्या सोच है इन दोनों हैबिट्स को लेकर के? आपका नज़रिया मैं जानना चाहूँगी रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स क्यों ज़रूरी है एक पर्सन के लिए लाइफ़ में और वो हमारी लाइफ को कितना चेंज कर सकती है। देखिए, रीडिंग, राइटिंग तो पार्ट ऑफ लाइफ है। हुँ, जैसे ही आप एजुकेटर बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बन ही जाता है। हुँ, हुँ। और साथ में रही बात कि जो लोग रीडिंग करना पसंद नहीं करते हैं, तो आजकल क्या है, एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो लोग रीड कर लेते हैं। हुँ, एक हुँ। समय जब इंटरनेट आया ही था, उस समय किंडल बोल के एक अमेज़न से लोग खरीदते थे चीज़ें, जिसमें बहुत जी। सारे बुक्स के कंटेंट हुआ करता था, लोग उसी में पढ़ते थे। हुँ, हुँ। तो आजकल क्या है, यूट्यूब और ये सारे चीज़ों पे रीडिंग से भी ज़्यादा क्या है, वीडियो के ज़रिए लोग लगभग जानकारी ले लेते हैं। तो पढ़ने के साथ-साथ थोड़ा-सा दुनिया के साथ भी अ, थोड़ा-सा रिलेशनशिप बन जाता है। तो मुझे जी। लगता है फिर भी रीडिंग, यानी कि बुक पढ़ के जो मतलब एक सैटिस्फैक्शन आता है, हुँ, वो हुँ। स्क्रीन में कहाँ आता है। तो ये मेरा एक खुद का एक बहुत मैं कह सकता हूँ कि ये एक सोच है। शायद और दूसरे के साथ ये मैं तालमेल ना करे, लेकिन जी, ये मेरा एक सोच है। और साथ-साथ में राइटिंग, यानी कि कोई भी चीज़ कॉन्सेप्चुअलाइज़ करना चाहे, तो उसके लिए राइट करना ज़रूरी है। कम से कम उसका जो बुलेट पॉइंट्स है, उसको राइट कर लेते हैं, तो फिर उसको वास्टली लिखना बाद में आसान हो जाता है। तो रीडिंग, बिल्कुल, राइटिंग जो है एक दूसरे का समझ सकते हैं कि दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। एब्सोल्युटली। सुदीप सर, जिस बुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, इस बुक की राइटिंग जर्नी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? किस पॉइंट पर आपको लगा कि मुझे अब इस टॉपिक पर किताब लिखनी चाहिए? वो हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगी। मैंने शुरुआत तो बहुत पहले की थी, 2016। हुँ, उस हुँ। समय मैंने एक छोटा-सा मतलब इलस्ट्रेटिव बुक मैंने तैयार किया था, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने सस्टेनेबल मटेरियल्स लेके कुछ समय मैं काम कर रहा था, जो कि कोकोनट शेल्स, जो कि नारियल का जो बाहर का हार्ड शेल होता है, जी। वो एक मटेरियल है जो कि एक अद्भुत मटेरियल है, जो आसानी से खराब नहीं होता, लेकिन बायोडिग्रेडेबल है। तो उसके लेके कुछ प्रोडक्ट्स मैंने डेवलप की। तो प्रोडक्ट्स डेवलप करते-करते थोड़ा-थोड़ा मैंने लिखना चालू किया था। और साथ-साथ में मैंने देखा कि जब स्टूडेंट्स लेके मैं काम करता था, तो स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल कम दिखता था, कि कोई भी एक सर्टेन चीज़ों पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, या कुछ बताओ तो दिमाग के ऊपर से चला जाता था। ये एक आम हिस्सा है। यानी हुँ, कि हुँ। हर एक स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ें दिखता है। तो मुझे लगता है कि टीचर होने के नाते मेरा एक सोच पहले से ही दिमाग में आ गया था कि हाँ, किताब लिखना चाहिए। और 2016 से मैंने शुरुआत की थी और धीरे-धीरे यहाँ तक पहुँचा है। तो अभी भी थोड़ा बहुत हिस्सा बाकी है वैसे तो, लेकिन हाँ,
मैं जल्दी उसको खत्म कर लूंगा। ओके। सर, इस पूरी राइटिंग जर्नी में किसने आपको गाइड किया, किसने आपको मोटिवेट किया? आप किसी का नाम लेना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं। मुझे याद है मेरे गाइड हुआ करते थे इंग्लैंड में, उनका नाम है डॉक्टर एडम हार्डी, जो हुँ, कि हुँ। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का मास्टर है। यानी कि इंग्लैंड से आके उन्होंने इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक कलेक्शन बुक है। इसका बहुत ही मोटा वॉल्यूम का बुक है, हुँ, हुँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। सेकंड है मेरे खुद के गुरुजी, जो कि प्रोफेसर विमान बिहारी दास, जो कि पद्मश्री है, कि उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें, यानी कि मूर्ति कला के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखा है। और इसके बाद मेरे जो पीएचडी के गाइड हुआ करते थे, नाम है डॉक्टर हिमाद्री घोष, जो कि एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के एक समय हिस्सा हुआ करते थे। और अभी तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड हमारे साथ आज है, जो कि जी। बहुत बचपन से ही हम एक दूसरे के साथ जो है कलाकृति और आर्ट के बारे में हम डिस्कशन करते थे, और साथ साथ में क्या है, मतलब किस तरीके से क्रिएशन किया जा सकता है, आउटडोर स्टडीज, फिर इंडोर में आके उसको सोच के कुछ दूसरा आकार देना, ये हुँ, सारे हुँ। चीजों का एक है। तो इसीलिए मैं किसी एक का नाम लेना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का नाम बिल्कुल। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। तो ये लोग जी, इन्फ्लुएंस किया है मेरी जिंदगी में। जी। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम सुदीप जी की किताब के साथी से बातचीत करें, सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी तन्मय जी को। सो तन्मय जी, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में और हम सुदीप जी से बातचीत कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी राइटिंग जर्नी में बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है, सपोर्ट रहा है और उनमें से एक आप भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी राइटिंग जर्नी को लेकर? मैं तो सुदीप को बचपन से देख रहा हूँ एंड ऑल्सो लाइक उनका जब आर्ट कॉलेज जर्नी हुआ, उस टाइम से हम लोग आउटडोर में जाते थे, इंडोर में फिगर स्टडी और अदर स्केचिंग करते थे। सो लाइक मेनी टाइम्स वी शेयर्ड लॉट ऑफ हैपनिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। जो कुछ होता रहता था, हम लोग लाइक कोलकाता कॉलेज में पढ़ते थे, तो 2 कॉलेज में दोनों पढ़ते थे। तो हुँ, बहुत हुँ। टाइम हम लोग मिलते थे, रात में भी एक साथ रह के बहुत डिस्कशन मिडनाइट तक चलता था। So that was very exciting, memories of our journey. So then Sudeep दूसरा कॉलेज दिल्ली and then UK शिफ्ट कर लिया and I shifted to move to शांतिनिकेतन for my further study. So बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी था, but we knew each other and I know Sudeep as very hardworking, passionate हुँ, artist हुँ। and thinker. So I didn't know that he writes, but I got to know, and I'm very happy to know all those things. Like if he takes something as a project, he's very hardworking and passionate. So that I know, and तन्मय जी, आपको क्या लगता है कि ये जो किताब जब मार्केट में आएगी सबके सामने और अमेज़न पर लिस्ट होगी, इसके बाद ऑडियंस को रीडर्स को ऐसा क्या नया जानने को मिलेगा या क्या नया इम्पैक्ट पड़ेगा इस बुक का सोसाइटी पर? आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो बहुत important है. I'm very happy to know that Sudeep took this project. Like uh, मैं भी टीचर हूँ, आर्ट कॉलेज का मास्टर्स स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। उसमें मेरा ये इशू बहुत ही फेस करता हूँ रेगुलरली। लाइक सम ऑफ देम लाइक 5% 6% आर वेरी मच दे हैव कंसंट्रेशन, हुँ। और लोगों का बहुत कम है। तो मेरा याद आता है जैसा सुदीप बोल रहे थे, जब इंटरनेट नहीं था। आई नो दैट फोटोग्राफ, कैमरा, इंटरनेट, इवन एआई, एवरीथिंग इज अ टूल एंड it's a advancement. Technology provides all those things to us, but थोड़ा सोच के यूज करना चाहिए और मिसयूज नहीं करना चाहिए। और एब्सो न्यू जनरेशन और यंग जनरेशन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है हाउ टू मैनेज दैट, लाइक हाउ टू मैनेज दिस overwhelming impact of this technology, and हुँ, what हुँ। creates distraction so much in mind. तो मेरा लगता है मैं एक्चुअली मैं वो जमाना का है और ये जमाना में कुछ ले रहा हूँ।
सो इसमें जी। लगता है मैं कितना कितना तक यूज करूंगा, कितना नहीं यूज करूंगा। और ये एज में, मिडिल एज में आके लगता है मैं थोड़े टाइम कुछ कम्युनिकेशन के लिए यूज करूँ टेक्नोलॉजी को और रख देता हूँ। आई लव न पेपर पेन, हुँ, राइटिंग, नोट पैड्स और art materials so much. Or I एब्सोल्युटली, have एब्सोल्युटली। also passion for writing diary very regularly. So those ओके। are the things, like I know that it may not be comparable with only chatting and watching YouTube हुँ, and social media, being in social media. It cannot be comparable. So I still love paper, pen, and I know that is a kind of gives us a means for meditation. Like I understand like drawing is meditation. So drawing is not only drawing, any creation, writing is a means of meditation. जी, जी। थैंक यू सो मच तन्मय जी, आपने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए, आप इस प्रोग्राम में आपने हमें जॉइन किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। Thank you so much for inviting me. ओके, सो नाउ सुदीप जी, हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे अब। आप अपनी बुक के बारे में प्लीज़ बताइए कि इस बुक में क्या कुछ नया आपने बताया है और कंसंट्रेशन के लिए हमें किन-किन टेक्निक्स को यूज़ हम करके अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। इसके बारे में आपने क्या टिप्स दिए हैं, तो हमारी ऑडियंस को प्लीज़ थोड़ा ब्रीफ में बताइए। हाँ, ज़रूर। इस बुक को हमने 2 हिस्से में बाँट सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकली क्या-क्या चीज़ें करना चाहिए, जो एक मतलब मेजर चैप्टर में लिखा हुआ है, हुँ, हुँ। और इसमें खुद को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और बाकी सारे जो 9 चैप्टर्स हैं उसमें राइट-अप्स है। तो इसको 2 हिस्से में बाँटने का मतलब ये था कि लोग रीड करते-करते शायद थक जाए, और उसके हुँ, बाद जो है कंसंट्रेशन या किसी मेडिटेशन में बैठे तो फिर उसका रिजल्ट धीरे-धीरे आने लगेगा। तो चैप्टर 1 में है द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन का क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, हुँ, और हुँ। कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, वो है। दूसरे चैप्टर में लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, यानी कि माइंड को जितने पावरफुल बनाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन भी उतना अच्छा होगा। तो इसके बिल्कुल। बारे में बहुत सारे छोटे छोटे रीजनिंग और चीज़ों को दे के लिखा हुआ है। चैप्टर 3 में ये दिया गया है कि एक्वायरिंग योर डिजायर थ्रू कंसंट्रेशन, यानी कि आपके जो डिजायर है जिंदगी में क्या बनना है, और ये सारे चीज़ों को आप कंसंट्रेशन के द्वारा किस तरीके से आप एक्वायर कर सकते हैं, पा सकते हैं। ओके। चैप्टर 4 में कंसंट्रेशन इज ए सिग्निफिकेंट फोकस, यानी कि आपके अंदर कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या है कि वो अचीवमेंट आपका धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो वो अचीव करने के लिए आपको कंसंट्रेशन को एक सिग्निफिकेंट मीडियम के थ्रू जरिए आपको यूज करना पड़ेगा। हुँ, नंबर हुँ। 5, ह्यूमैनिटी एंड कंसंट्रेशन, यानी कि आपकी ह्यूमैनिटी मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर कंसंट्रेशन नहीं है तो इनके नेगेटिव साइड्स क्या होता है, और अगर कंसंट्रेशन है तो इसके पॉजिटिविटी क्या है, और उस पॉजिटिविटी को हम अपने सोसाइटी में, अपने जिंदगी में, इवन पूरे देश बनाने के लिए किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 6 में कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है जिसमें आप कंसंट्रेशन को ग्रो करें। इसमें थोड़ा बहुत योगा, मेडिटेशन, जो कि हमारे पुराने ऋषियों का जो दिया हुआ चीज़ें हैं, वो भी जी। हम थोड़े से मॉडर्न तरीके से करेंगे, क्योंकि उनका दिया हुआ जो चीज़ें हैं ये करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि उसमें कई बार देखा गया है कि लोग कृच्छ साधन करने के लिए कि पर्वत में और कहीं जाके गुफा में जाके बैठते थे। हुँ, आजकल की दुनिया में वो सारी चीज़ें संभव नहीं होता है। तो घर हुँ। में ही बैठ के आप अपना खुद का एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कीजिए, और जी, साथ-साथ में बिल्कुल। ये सारे एक्सरसाइज करते हुए आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में ये डिस्कशन के बाद जो है चैप्टर नंबर 7, इट इज़ ए कंपेलिंग फोर्स, यानी कि ये जो एक फोर्स है जो किसी को भी, कोई भी कुछ भी बना सकता है। यानी कि आपके अंदर अगर कंसंट्रेशन है तो माइंड आपका स्ट्रांग है, हुँ, और धीरे-धीरे जो सक्सेस आप पाना चाहते हैं वो आप खुद अचीव कर सकते हैं। तो वो जो लेवल ऑफ पावर है, वो पावर को आप अपने अंदर आजमा सकते हैं, यानी कि वो अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक सनलाइट जो है जहां पे आता है
वहीं पे जिंदगी बन जाता है। ये कंसंट्रेशन एक सनलाइट की तरह है, क्योंकि जहां पे आप अगर अपने अंदर लेके आ सकते हैं तो समझो कि यही आपका पूरा दुनिया बन सकता है, और इस दुनिया के अंदर आप बहुत लोगों को लाके रख सकते हैं। नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, अचीविंग मेंटल डिग्निटी। इंसान जो है जब कंसंट्रेशन खो देता है, उसके अंदर डिग्निटी भी कम हो जाता है। यानी कि हर एक इंसान के अंदर एक मर्यादा नाम का चीज होता है। वो मर्यादा पाने के लिए मैं कौन हूं उसको पहचानना जरूरी है, और एक बार पहचान लेते हैं तो वो डिग्निटी धीरे 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 बढ़ता है। लेकिन डिग्निटी मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर बहुत सारी ईगो है। हम इस दुनिया का एक हिस्सा है, एक बहुत छोटी सी हिस्सा है, लेकिन उस हिस्से को जानने के लिए भी हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और इस चैप्टर में हमने उसके बारे में बताए हुए हैं। चैप्टर नंबर 9, ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। यानी कि हमारे अंदर एक इंसान जब पैदा होता है, बचपन से धीरे 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 बहुत सारे चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ता है या बड़ा होता है। तो जैसे अच्छे चीजों को लेता है, खराब चीजों को भी अंदर अपने अंदर लेता है, लेकिन वो अच्छा और खराब चीजें क्या होता है उसके बारे में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन कंसंट्रेशन के थ्रू आप जो है अपने बुराई, यानी कि जो अपने अंदर जो बैड बीइंग्स है, बैड थिंग्स है, वी कैन डिफरेंशिएट एंड वी कैन रिमूव देम, और अच्छे चीजों को लेके अपने जिंदगी को सुधार सकते हैं। और एक जिंदगी सुधार गए तो समझ लीजिए कि इस सोसाइटी में बहुत लोगों का अच्छा हो सकता है। तो बेसिकली इसमें सेल्फ बिल्डिंग का ही एक बहुत बड़ा एक ये बुक के अंदर हिस्सा है। और लास्ट में जो चैप्टर 10 होगा, उस चैप्टर 10 के अंदर हमने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताए हैं, जो कि दिस इज रिलेटेड टू डिजाइन। यानी कि एक लाइन खींचना भी एक कंसंट्रेशन का एक लेवल होता है। यानी कि आप कभी छोटे बच्चों को देखे होंगे कि कोई एक लाइन को सीधे खींच नहीं पाते, क्योंकि उसके अंदर वो दिशा जो है वो तय नहीं होता, उसको जाना कहाँ है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक पहुंचना है। अगर कंसंट्रेशन है तो लाइन स्ट्रेट खींच सकता है, जिसके लिए स्केल की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो है चैप्टर नंबर 10 पे हमने दिए हुए हैं, और ये सारे प्रैक्टिस जो है बहुत समय तक नहीं करना है, आपको 1 महीना करना है। तो आप जिस लेवल पे आपका कंसंट्रेशन है उस लेवल से आप दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं, और यही है। चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमने कोशिश किए हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंसंट्रेशन को यूज करते हुए उन्होंने अपने एक सर्टेन लेवल तक पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उनके अचीवमेंट जो है सोसाइटी के अंदर दिखता है। तो ऐसे लोगों का जो है हमने कोशिश किया है ज्यादा से ज्यादा लोगों का लेने का, लेकिन समय बहुत कम है, और उनमें से जिन लोगों का समय मिल पाया है उन्हीं लोगों का इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ओके, सो इस तरह से टोटल कुल मिलाकर 11 चैप्टर्स हैं आपकी किताब में जो आपने इसमें शेयर किए हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुदीप रे जी से। कंसंट्रेशन टॉपिक पर बेस्ड ये किताब है, और इसमें इन्होंने 10 चैप्टर्स शेयर किए हैं, और इन सभी 11 चैप्टर्स में आपको कंसंट्रेशन के हर पहलू के बारे में जानकारी मिलेगी। कंसंट्रेशन क्या है, किस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, किस वजह से हम इसको लूज कर रहे हैं, किस वजह से हम इसको रीगेन कर सकते हैं, और इसके जो रिजल्ट है वो आपको क्या मिलेंगे, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है इस किताब में। और आगे हम सुदीप सर से इस बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और दूसरे लोगों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सुदीप जी, सबसे पहला जो सबसे मेन शब्द है इस डिस्कशन का भी, इस इवेंट का भी और इस बुक का भी, दैट इज फोकस। आज के टाइम में ऐसा लगता है कि फोकस जो है वो लॉस्ट हो चुका है, एक लॉस्ट स्किल के रूप में फोकस जो है वो सामने आ रहा है। आज देख लीजिए, नोटिफिकेशंस, हमारे पास दुनिया भर के नोटिफिकेशंस आते हैं, दुनिया भर के नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जिस वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ब्रेक हो रहा है, बहुत वीक हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये फोकस किस वजह से हम वीक कर रहे हैं, किस वजह से इसको हम खो रहे हैं, रीजन क्या है इसके पीछे? इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। हमारे जैसे जो लोग हैं मतलब मिड एज के, इन्होंने जब इंटरनेट का जमाना नहीं था उस समय भी देखे हैं, और इंटरनेट के जमाने में भी आए हुए हैं। तो दोनों हिस्से जो है आधा आधा बटा हुआ है। तो इससे पहले मैं ये नहीं कहूंगा कि लोगों के कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ करता था और सभी लोग अचीव करते थे। तो उस समय जो है कंसंट्रेट ना करने का, यानी कि मतलब कोई एक चीजों पे फोकस करना,
ना करना, फोकस ना करना, उसके लिए भी बहुत सारे रीजंस हुआ करते थे। आजकल के जमाने में तो और कहने की कोई बात ही नहीं है। यानी कि मोबाइल फोन जब से हाथ में आए हुए हैं, नोटिफिकेशंस, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आते रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं है हम इस बुक में सारे ही इंटरनेट और इसको हम जो है गालियां दे के भगा सकते हैं कि भाई जो है इसको करना ही नहीं है, लेकिन हाँ इसको करना है, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो समझ लीजिए कि जिंदगी का एक मतलब मेजर पार्ट अभी है ही नहीं, क्योंकि हम उसी दुनिया में इंटरनेट के जमाने में हम आए हुए हैं और उसी इसमें बिलोंग करते हैं जी। तो इसीलिए कितने सारे हिस्से को लेना है और क्या नहीं लेना है, उसमें एक छोटा सा लाइन खींचना है, लक्ष्मण रेखा। तो ये लक्ष्मण रेखा कब खींचना है और कितने हिस्से को लेना है और दूसरे को हमें बाहर भगाना है, वो देखना जरूरी है। क्योंकि मेडिटेशन जब करने बैठते हैं तब मोबाइल फोन लेके बैठेंगे तो फिर क्या फायदा हुआ। यानी कि नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, हम मोबाइल, एक आंख बंद रहेगा, दूसरी आंख खुली रहेगी और उसमें से हम जो है उसके मैसेजेस के सारे रिप्लाई करते रहेंगे, वो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए जिस समय हमें कंसंट्रेट करना है, दिन के कोई भी एक समय, अर्ली मॉर्निंग हो या लेट नाइट हो, सोने से पहले, उस समय आंखें बंद करके थोड़े थर्ड आई में एक कोई पर्टिकुलर सोच लेके सोचना है। क्योंकि पूरे दिन जब चालू करते हैं, पूरे दिन में हम क्या क्या करने जा रहे हैं उसका एक रूटीन बन जाता है अगर ये कंसंट्रेट करते हैं तो वो रूटीन में जो है हमें टाइम भी फिक्स करना है, भाई ये वाला काम करना है तो हमें 1 घंटे का टाइम लेना है। फिर वो काम हो जाता है तो नेक्स्ट काम क्या होगा, नहाना, खाना खाना, फिर मोबाइल फोन भी देखना, वो भी ये जो रूटीन है, ये जो टाइम टेबल है उसका एक हिस्सा रहेगा। अगर सुबह उठ के ये कर लेते हैं तो समझ लो कि पूरे दिन का जो समय आपका यूज करेंगे ये टोटली फ्रूटफुल होगा। लेकिन दिन के मतलब खत्म जब दिन हो जाते हैं, जब हम बेड पे सोने जाते हैं, तब लगता है कि भाई आज पूरे दिन भर में कुछ तो किया ही नहीं है। ये एक रिग्रेट फीलिंग जो है उस समय नहीं होता है कि समझ लो कि पूरे दिन के जो 24 आवर्स है, यानी कि 16 आवर्स हम रखते हैं और 8 घंटे सो लेते हैं या विश्राम ले लेते हैं, वो पूरे 6 घंटे का यूज जो है प्रॉपर हो पाता है। अगर समझ लो कि अर्ली मॉर्निंग उठना हमारे लिए संभव नहीं है तो रात को सोने से पहले थोड़ा बहुत आज पूरे दिन भर में क्या किया हुआ है और उसमें कौन कौन से मिस्टेक्स हमने किए हुए हैं उसको रेक्टिफाई करके नेक्स्ट डे हमें चालू करना है। तो ये सारा जो है अगर रेगुलर रूटीन पे आ जाता है तो समझ लो जिंदगी बन गया। ठीक है, तो जरूरी है, लेकिन हाँ इसके लिए अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभ्यास नहीं है, समझ लो कि आंखें बंद करके रात को सोने से पहले मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसी में सो जाएंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर उठते हैं उस समय भी नींद आती है, नींद टूटती ही नहीं, एक्चुअली जागते ही नहीं है हम लोग। तो ये सारे जो है एक प्रैक्टिस की जरूरत है, अपने बॉडी एंड माइंड को तैयार करना। ये भी हमारे चैप्टर में एक जगह पे हमने दिए हुए हैं कि बॉडी माइंड को प्रिपेयर करना। माइंड प्रिपेयर नहीं होगा तो बॉडी उसमें रिएक्ट कैसे करेगा, बात वो है। तो फोकस के जरिए बॉडी और माइंड ये दोनों को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, और ये तैयार हो जाता है समझ लो कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने पार कर लिया, जो कि बहुत डिफिकल्ट एरिया है। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं आप सुदीप जी कि आज के टाइम में ऐसा नहीं कि अगर हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से हम इग्नोर करें या फिर हम इसको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखें। वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में और ये एक तरह से हमारी हेल्प कर रही है, लेकिन ये हम पर डिपेंड कर रहा है कि हम इसको कितना ज़्यादा यूज़ करें। जैसा कि आपने कहा कि एक लाइन खींचनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए कितना नहीं। तो उस चीज़ की अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद हम इस टेक्नोलॉजी का जो है वो मैक्सिमम सही यूज़ कर पाएंगे। हाँ, मैं इसमें छोटा सा हिस्सा ऐड करना चाहूंगा जी। जैसे ये सारे चीजें सीखने के लिए किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सेट कर सकते हैं हमें पूरे दिन भर में क्या करना है। अगर कुछ करना ही नहीं है तो हमें कोई अगर सुधारने वाला सामने भगवान भी आ जाए तो भी हम सुनेंगे नहीं जी। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है अपने माइंड को जो है उस तरीके से स्ट्रांग बनाना है कि ठीक है अर्ली मॉर्निंग में हमने ये सोचा है कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक का ये काम हमें खत्म करना है, बुक राइटिंग खत्म करना है, तो उसको करना ही है। और अपना माइंड ही बताता रहेगा कि भाई तुमने कुछ किया नहीं है, उसको करके छोड़ो, तभी जो है वो वाला हिस्सा पूरा होगा।
एब्सोल्युटली, तो अगर इस एब्सोल्युटली, तरीके से माइंड को सेट करते हैं तो बॉडी उसमें रिएक्ट करेगा ही करेगा 100%। बिल्कुल, बिल्कुल। सुदीप जी, एक और टर्म आती है दैट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम में ये कहते हैं कि वो एक मल्टीटास्कर है और बहुत गर्व से कहते हैं, बहुत खुशी से कहते हैं कि वो अपना काम एक बार में बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं एंड दे आर हैप्पी। आपको क्या लगता है कि मल्टीटास्किंग एक स्किल है या फिर ये एक प्रोडक्टिविटी किलर है? आपका क्या नज़रिया है? मल्टीटास्किंग तो है, सभी लोग मल्टीटास्किंग ही है आजकल। इंटरनेट में जो लोग हैं जो यूट्यूब चेक करते हैं उसके साथ साथ अपना इंस्टाग्राम भी चेक कर लेते हैं, हुँ, हुँ। अपने फेसबुक भी चेक कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ, कोई सिंगल टास्क तो है नहीं, मल्टीटास्किंग ही है। और साथ साथ में खाना खाना नहीं भूलते हैं। ऑफिस वाला हुँ, काम अगर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो घर का काम भी हो रहा है, ऑफिस का काम भी हो रहा है, तो मल्टीटास्किंग ही बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। तो मल्टीटास्किंग सभी लोग हैं। इवन बच्चे भी उस तरीके से मल्टीटास्किंग करते हैं, क्योंकि सुबह से उठ के मम्मी पापा जब जगा देते हैं कि भाई उठ जाओ, तुम्हारा ट्यूशन तुमको जाना है या पढ़ने बैठना है, तो ये टास्क 1 हो गया। उसके बीच बीच में उसको खाना भी खाना है, तो टास्क 2। हुँ, उसके साथ साथ जो है एक पढ़ाई ट्यूशन खत्म हो गया तो दूसरे ट्यूशन का भी टाइम हो जाएगा, या ऑनलाइन कुछ क्लासेस अटेंड करना है, तो टास्क 3। इस तरीके से टास्क जो है एंडलेस होता है पूरे दिन भर में। हुँ। जी, तो मल्टीटास्किंग हम सभी है, लेकिन उसमें क्या है, ओवरबर्डन जब हो जाता है, दिमाग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से भर जाते हैं। हमारे दिमाग हुँ, के अंदर क्या है, एक सर्टेन लेवल होता है, उससे ज्यादा अगर देने की कोशिश करेंगे तो वो क्रैश हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में होता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम डाल देते हैं, उसकी जितने जीबी या टीबी पावर है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करेंगे तो ये क्रैश हो जाता है। तो ब्रेन भी जी, ऐसा होता है जो कि हुँ, क्रश होने का चांसेस होता है। इसलिए बहुत सारे काम एक साथ करना ठीक नहीं है। और साथ साथ में मल्टीटास्किंग का भी वही एक लिमिट है, जिस लिमिट तक आप कर सकते हैं, जिसको सक्सेसफुली कर सकते हैं। अगर सक्सेस नहीं है, समझ लो कि वो मल्टीटास्किंग नहीं हो रहा है, सारे फेल टास्क हो रहा है। तो फेल एब्सो टास्क करने से अच्छा है कि हाँ, जितना हम दिमाग में ले सकते हैं, जितना हम सक्सेसफुली कर सकते हैं उतना ही ले, बाकी को रिजेक्ट करें। अगर टाइम नहीं है तो दूसरे टाइम को उसमें शिफ्ट कर दे, और उस टाइम में बाकी सारे जो उसमें रिजेक्ट किया था वो सारे काम को लाके उसको सक्सेसफुली फिर से कंप्लीट करे। तो दिन राइट, में राइट। ये जो टाइम डिवीजन करना वो बहुत जरूरी है, और किस किस टाइम में कौन कौन सा काम मेरे लिए सूट करता है वो हमें खुद जज करना है। जी। और वो जजमेंट बन जाता है, समझ लो कि सारे काम सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाला। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि अगर आप मल्टीटास्कर हैं, तो इतना इतना ही काम कीजिए जितने में कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो खराब ना करेक्ट। हो, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सो। यस। फ्रेंड्स, अगर आप भी मल्टीटास्किंग को एक प्रॉब्लम मानते हैं या फिर इसको अपने लिए एक वरदान मानते हैं, तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कि मल्टीटास्किंग को लेकर के आपका क्या सोचना है? आपका क्या नज़रिया है? क्या आप बहुत सारे काम एक साथ करते हैं तो आपके लिए फ्रूटफुल रहता है या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन होती है? कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सुदीप जी, जब आपको कंसंट्रेशन करना है, फ़ोकस करना है, तो इसमें एक सबसे बेहतरीन और सबसे पुरानी टेक्निक है दैट इज़ आपने भी बताया मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या फिर आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने फ़ोकस को बढ़ा सकते हैं। अगर सिंपल वे में मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से किसी पर्सन को फ़ोकस बढ़ाना है, तो ये 2 टेक्निक उसको कैसे यूज़ करनी चाहिए कि उसको इसका क्विक रिज़ल्ट मिले या फिर पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले? आप बताना चाहेंगे? पॉजिटिव रिजल्ट मतलब आप किसी इंसान के बारे में बताना चाहेंगे जो कि कंसंट्रेशन को यूज करते हैं, सक्सेस लेवल तक पहुंचे हैं, ऐसे ऐसे भी कर क्वेश्चन? सकते हैं अदरवाइज़ कोई पर्सन अगर इन दोनों टेक्निक को यूज़ करता है, तो फ़ोकस कैसे बढ़ा सकता है? ये भी मैं जानना चाहूँगी। अच्छा, देखिए फोकस मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि मेडिटेशन जो है एक हार्डवेयर है। ठीक है, यानी कि जो पोस्चर में आप बैठ रहे हैं वो एक हार्डवेयर है, और मेडिटेट आप जब कर रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, आप सोते हुए मेडिटेशन करेंगे तो आप सो जाएंगे, यानी कि वो पोस्चर ठीक नहीं है। यानी कि अब खड़े खड़े मेडिटेशन कर नहीं सकते हैं कि पैर दुखेगा, तो हुँ, इसीलिए एक पर्टिकुलर जगह को आप सिलेक्ट कीजिए जहां पे नॉइज थोड़ा सा कम है, लाइट भी बहुत ज्यादा फेस पे नहीं आ रहा है, आप थोड़े से कंफर्टेबली बैठ रहे हैं, या आप अगर चेयर में भी बैठ सकते हैं तो बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हुँ, आपको जो पुराने जमाने में जो ऋषि मनी ऋषियों करते थे
एक पद्मासन में बैठ के फिर मेडिटेट करना, उसके लिए क्या है, आजकल पैर के घुटने का दर्द होता है तो इसीलिए बहुत लोग कर नहीं पाते, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो ये संभव होगा। तो मैं तो कहूंगा कि जो एज है उस एज को जरा समझिए, उस एज के हिसाब से जो पोस्चर में आप बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, ऐसे एक सही कंफर्ट जोन को चूज कीजिए। हो सकता है घर के छत पे या अपने बेडरूम में एक जगह पे आप बैठे, तो बैठ के थोड़ा बहुत आंखें बंद करके तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर सोचिए। ऐसा हो सकता है कि कोई एक मैथ्स के कोई एक प्रॉब्लम आप सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में सोचिए कि क्या क्या फॉर्मूलाज अपने लगाए हुए हैं, ताकि वो फॉर्मूलाज जो है पूरा तक जाए और आपको रिजल्ट मिल जाए। जैसे मेरे साथ क्या होता है, समझो कि मैं एक मूर्तिकला या कोई भी डिजाइन का सोच रहा हूँ, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं डिजाइन करने से पहले मैं जरूर ये सोचूंगा कि भाई मैं इसको मैंने डिजाइन किया, बाकी सारे लोगों के लिए क्या ये यूजफुल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या है, मुझे फर्दर कौन कौन से ऐसे लोगों के मुझे पूछना है कि भाई ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया हुआ है आप जरा यूज करके देखो, ये आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। उसमें क्या होता है, आप अगर 10 लोगों को सिलेक्ट करते हो तो वो आप मेडिटेट करके सोच सकते हो कि भाई इसके बारे में बताने के लिए कौन कौन सुटेबल होगा, तो आपके लिए एक लिस्ट बन जाता है। तो आप जरूर जैसे ही आंखें खुलती है तो उसका लिस्ट बना लो पेपर पे, तो ऐसे लोगों के साथ जाके उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दो, प्रोडक्ट को खुद यूज करने के लिए फिजिकली दे दो, तो वो आपको इसका फीडबैक देगा। जैसे फीडबैक देगा उसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जरूर आएंगे, सब लोगों का सोच एक जैसे होता नहीं है। तो इसमें अगर समझो कि 70% 60% लोग आपको बता रहा है कि हाँ भाई ये मुझे यूज करते हुए अच्छा लग रहा है, तो उसको फिर आगे बढ़ाने का, उसको फिर फर्दर डेवलप करने का, मॉडिफाई करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सोच है जो कि एक क्रिएटर के तौर पे मैं बता सकता हूँ। बाकी सारे जो है समझ लो कि कोई मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, कोई एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, तो उस डिजीज को ठीक करने के लिए कौन कौन सा मेडिसिन हमको अप्लाई करना है, और वो मेडिसिन अप्लाई करने से उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या साइड्स बन सकता है, वो सारे मेडिटेशन में सोचे। अगर इस तरीके से करेगा तो सारे विधान चंद्र रे बनेगा ना। हमारे वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे एक जमाने में, तो वो लोगों के शकल देख के बता सकते थे कि इनके अंदर क्या बीमारी है। अच्छा। तो लोग इनके लिए मतलब इनके पास ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते थे, और जैसे इनके सामने जो मरीज है वो आते थे, ऐसा लगता था कि ये हमें भगवान का दर्शन हुआ, उसी में तो आधा बीमारी खत्म हो जाता था। बाकी सारे मेडिसिन लिखना जो है इनको देख के बता देते थे। उनको क्या है, उस समय इतने सारे फिजिकल टेस्टिंग वगैरह नहीं होता था, जैसे ब्लड टेस्ट के जरिए आजकल सारे डिटेक्ट करते हैं, ये एक साइंटिफिक मेथड, लेकिन उतना साइंटिफिक मेथड्स उस समय हुआ नहीं करता था। मैं बता रहा हूँ कि 1970s के मतलब उस दौर की बात। अच्छा। मेरे जो है मेरे दादाजी उस समय का है, उन्होंने हमें ये कहानी बताए थे, तो उनको एक बार कभी मौका मिला था उनके ट्रीटमेंट करने दिखाने के लिए, तो उन्होंने बताया था कि ऐसा उनका ऑरा था, और उस ऑरा से ही सारे बीमारी खत्म हो जाता था। तो खैर मैं तो कहूंगा कि इस तरीके से अपना कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाए और सोचे कोई भी चीज अप्लाई करने से पहले। और जितने सारे फील्ड्स हैं इसमें सभी का एप्लीकेशन सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग है, सबके लिए अलग कस्टमाइज्ड है। थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन अपने माइंड को सोचते हुए करना है, दैट्स इट। लेकिन वे ऑफ gaining focus, way of gaining concentration is the same. Absolutely. सुदीप जी, इसके साथ में एक और वर्ड जुड़ा हुआ, एक और टर्म है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको क्या लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कंसंट्रेशन ये मिलकर के हमारी सक्सेस के लिए काम करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कुछ नेगेटिव इसमें भी यूज होता है, कुछ पॉजिटिविटी भी उसमें है। जैसे आजकल जो यंग जनरेशन है एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो जाते हैं, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और हमें सक्सेस की ओर जाना है, वो भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो समय समय की बात है, हम अपने एज को जब समझते हैं कि भाई उस समय पे यंग एज पे वो वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है हमें एक्सेप्ट करना ही करना है, उसको हम पीछे रख के
आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, ये जो एक्सेप्टेंस है ये बहुत जरूरी है। समझ लो, एक्सेप्टेंस का भी जो लेवल है वो लेवल ऐसा रहेगा कि भाई अपने माइंड को मैं समझा रहा हूं मुझे ये करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा जी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज जो है ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। और साथ में मैं तो कहूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कंसंट्रेशन के साथ जो है 100% एक लिंक है। और वो लिंक जब होगा तो हमें इसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एकदम स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ेगा। एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी इसको यूज किया है और पॉजिटिव रिजल्ट अपनी लाइफ में पाए हैं? अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कितना ज्यादा पावरफुल रहा, कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा। सुदीप जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ क्विकली, आप उसका क्विकली आंसर देंगे। तो हम शुरू करें? जी। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, जिंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा से जीना चाहेंगे? स्टूडेंट लाइफ। ओके। अपने आप को एक शब्द में डिफाइन कीजिए। आई एम ए क्रिएटर। एज एन ऑथर, आपकी लाइफ में ऐड होने वाली एक वैल्यू? पॉजिटिविटी। ओके। लास्ट क्वेश्चन, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मैं कुछ समय से सस्टेनेबिलिटी, मतलब ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, मैं वन वर्ड आंसर है, मतलब इसको मैं एकदम छोटे से आंसर देना मुश्किल है, मैं थोड़ा सा वास्ट करूंगा इसको। मैं एक प्रोजेक्ट लेके बहुत समय से मैं काम कर रहा था जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो नेचर को हम जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लेकिन नेचर को हम कुछ दे के जाते नहीं है, तो हम खत्म हो जाते हैं तो हमारा काम भी खत्म हो जाता है और नेचर से जो भी एक्सप्लॉइट करना है अपने जिंदगी में करके हम चले जाते हैं। तो मेरा एक सोच है कि मैं जो भी काम करूंगा नेचर से ही लूंगा उसके मटेरियल्स, जिसमें एक्स्ट्रा कार्बन फुटप्रिंट मैं जनरेट नहीं करूंगा, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें मैं लगाऊंगा नहीं, जो कि एक्सटर्नल है। यानी कि एनर्जी ये होता है, एक ह्यूमन एनर्जी होता है और दूसरा एक्सटर्नल एनर्जी होता है जो कि कोल या पेट्रोल या यूरेनियम वो जला के हमें मिल पाता है, वो नहीं। तो मैं कुछ एक स्कल्पचर का प्रोजेक्ट मैं करने जा रहा हूं जिसमें सस्टेनेबल मटेरियल्स यानी कि कोकोनट शेल से ये मूर्तियां बनेगी। अच्छा। और ये मूर्तियां रहेगी हमारे देवी माता यानी कि भगवान माता दुर्गा की 9 अलग अलग रूप, जिसको नवरात्रि के रूप से हम जानते हैं। और ये सारे सस्टेनेबल मटेरियल्स यानी कि कोकोनट शेल से बनेगा, जिसका मैं एक यूट्यूब चैनल में सारा मैं देता रहूंगा ये किस तरीके से बन रहा है। और ये दुर्गा माता का जो रूप है ये किस तरीके से धीरे धीरे डेवलप होके डे 1 से लेके 9th डे तक पहुंचता है। और उसके साथ साथ क्या है, ये जो 9 रूप है, 9 रूप में 9 इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बैकग्राउंड में वो बजेगा। यानी कि उसमें इंडियन जो क्लासिकल म्यूजिक है, इंडियन जो इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूजिक है वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। उसी म्यूजिक के साथ साथ धीरे धीरे ये मूर्तियां डेवलप होते हुए नजर आएगा। तो ये एक लंबे समय का प्रोजेक्ट है क्योंकि ये मेरा अकेले का नहीं है। जो साउंड ट्रैक जो बनाने वाले हैं, यानी कि ऐसे लोगों के साथ मैं ऑलरेडी टच में हूँ जो कि मुझे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने क्रिएशन। यानी कि जो कोई तबला बजा के कर रहा है, कोई एसराज बजा के कर रहा है, कोई वायलिन बजा के कर रहा है, कोई अपना वोकल से कर रहा है। तो ये सारे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। और इसको जब हम एग्जिबिट करेंगे, वो एग्जीबिशन हॉल में मूर्तियां तो रखे हुए रहेंगे, साथ साथ में बड़े स्क्रीन में वो सब कुछ बनते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट मैं कर सकता हूं, तो मुझे लगेगा कि एक सेटिस्फैक्शन आया कुछ। ऑल राइट, सब ब्यूटीफुल। आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और सच में अपने आप में टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है और इस आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये सेगमेंट यहीं पर फिनिश होता है हमारा। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि
इतनी देर हमने बातचीत की, डिस्कशन किया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो चुकी है, तो कोई कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें ताकि हम डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो सकें। sudeepray25@gmail.com और मेरा एक YouTube चैनल है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं ड्राइंग सिखाता हूँ, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग ड्राइंग। उसका नाम है स्केचिंग हैबिट्स, सुदीप रे स्केचिंग हैबिट्स। तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें एकदम जीरो लेवल से किस तरीके से ड्राइंग को हम डेवलप करते हैं, वो मैं तो कहूँगा जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर डिजाइन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जिसको वो होता है, और मेरा एक सोच है पिछले 20 साल में मैं ऑब्जर्व हर साल मैं करता हूँ कि ड्राइंग एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसके लिए कंसंट्रेशन आपको चाहिए है, लेकिन वो कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स के अंदर है ही नहीं, क्योंकि ड्राइंग करने में पता नहीं क्यों है मतलब इतना प्रॉब्लम है। सिर्फ 2 to 3% ऐसे बच्चे मैंने देखा हुआ है जो कि अच्छे से ड्राइंग करते हैं, और मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये भी है, वही 3 बच्चे ये सक्सेस लेवल तक पहुंचते हैं जिनको जो है 12 लाख 15 लाख का पैकेज मिलता है अपना डिजाइन एजुकेशन खत्म करने के बाद। और बाकी सारे लोगों को जो है, जो ड्राइंग करते नहीं है, जिसका कंसंट्रेशन है ही नहीं, वो लोगों को अच्छा पैकेज नहीं मिल पाता। मतलब मैं कोई पैसे से इसका नापतोल नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने एक स्टूडेंट को मैंने देखा है जो कि बजाज कंपनी में वो जॉब के लिए इमीडिएटली उसको मिल गया है, उसको 15 लाख का पैकेज मिला। ठीक है, और उसका ड्राइंग तो अमेजिंग था, और इसको ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी ड्राइंग करके लाता था वो लगता था कि वो अपने दिल से किया हुआ है। तो ये जो YouTube चैनल है, इसमें वही एक्सपीरियंस को मैं थोड़ा मैं डाल रहा हूँ। उसको अगर धीरे धीरे फॉलो करेंगे, जो डिजाइन स्टूडेंट्स है, अगर कोई चैनल को मतलब आपके ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड आई होप यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग देयर। फ्रेंड्स, अगर आप सुदीप जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है। इसके साथ साथ इनका एक यूट्यूब चैनल है स्केचिंग हैबिट्स, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इनकी राइटिंग जर्नी और इनकी जो आर्ट जर्नी है, इसके बारे में इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, इसको और भी ज़्यादा जान सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन में भी इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम पुट करेंगे, वहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। सुदीप जी, कोई बुक आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे रीडर्स को, जो पढ़ के वो अपनी लाइफ को ग्रो कर सके, उसमें सक्सेस पा सके? कोई भी एनी बुक। एक बुक है कंसंट्रेशन, खाली कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, मुझे अभी ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है। अच्छा। पर मैं चैनल में मैं जरूर शेयर करूंगा वो वाला बुक के बारे में। ठीक है, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मतलब मैंने जितने सारे बुक्स पढ़ी हैं उसमें से सारे पॉजिटिविटी लेके मैंने अपने बुक में डाला हुआ है, तो काइंडली मेरे बुक पढ़े तो आपको पॉजिटिविटी जरूर मिलेंगे, मतलब मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये बुक जो है जैसे ही रिलीज होता है अमेज़न पे अवेलेबल होगी, तो काइंडली इसको पढ़े और पढ़ के जो है मुझे जरा कमेंट्स दे कि आपको कैसा लगा और आप किस तरीके से कंसंट्रेशन को अपना बढ़ा रहे हैं। एब्सोल्युटली। फ्रेंड्स, सुदीप रे जी की बुक अभी अमेज़न पर लिस्ट नहीं हुई है, ये अभी पब्लिश नहीं हुई है, पब्लिशिंग प्रोसेस में है, लेकिन इस बुक को जल्द ही हम रिलीज करने वाले हैं और आपके सामने ये बुक आएगी। तो इसको परचेस करने का लिंक हम तब इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, आप वहां जाके इस बुक को परचेस कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी खरीदिएगा और अपने रिव्यूज देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हर रिव्यू हर ऑथर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखते हैं। सुदीप जी, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? किसी और प्रोजेक्ट पर, किसी और बुक पर आपका काम चल रहा है अभी? एक मैंने जस्ट शुरू करने ही वाला हूँ, इसके लिए मतलब बैकग्राउंड थॉट जो है रेडी है, वो मैं सस्टेनेबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर मैं करूंगा, क्योंकि मैंने जो 2 कंपनियां अभी चालू किया है, एक का नाम है कोरिएंटम रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और वो तो रेस्टोरेंट लेके कर रहे हैं, और दूसरा है डिजाइन मैनिफेस्टो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें हम सारे सस्टेनेबल चीजों को लेके काम करते हैं। उसमें 3 चीजें हैं, एक है सस्टेनेबल ज्वेलरी, दूसरा है सस्टेनेबल टॉय मेकिंग, और तीसरा है सस्टेनेबल फर्नीचर मेकिंग, जिसमें हम बैम्बू से टॉयज बनाते हैं और बैम्बू से फर्नीचर भी बनाते हैं, और कोकोनट शेल से हम ज्वेलरी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें सारे क्रिएटिव चीजों को इकट्ठा करके, इसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे डिजाइनर्स भी इसमें काम ऑलरेडी कर रहे हैं।
आई एम श्योर। और ये प्रोडक्ट जो है जल्द से जल्द मार्केट में अवेलेबल होगी, वो भी अमेजोन में अवेलेबल रहेगी, और साथ साथ में जो है फ्लिपकार्ट और जो यूट्यूब हमारे खुद के वो भी है, वेबसाइट भी है, वो भी रहेगा। और मैं तो कहूँगा कि मेरे बुक में भी उसके कुछ कुछ झलक देखने को मिलेगा इसको आपको। ओके ओके जी। नाउ सुदीप जी, थैंक यू सो मच। आपने अपने व्यूज हमारे साथ शेयर किए और ब्यूटीफुल जो आर्ट जर्नी आपकी रही है उसको आपने शेयर किया। आप जाने से पहले हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जरूर। थैंक यू। देखिए, इस दुनिया में एक जिंदगी बहुत छोटा होता है। मतलब हमारे अगर अस्तित्व अगर कहा जाए, एंटिटी अगर कहा जाए, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। कोई अगर दुनिया में नहीं रहता है तो इस दुनिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हम अपने अच्छा कामों के जरिए कुछ ऐसे छोटा सा हिस्सा भी रख के जाते हैं जो कि लोग याद रखेगा, तो उसी के ओर हम चल पड़ते हैं। यानी कि वो करने के लिए मन के अंदर एक जज्बा होगी, और मन और तन दोनों उस लेवल तक या उस टारगेट तक टच करेगा। ये अगर होगा तो हम कुछ सभी लोग कुछ इस दुनिया के लिए छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि कब इस दुनिया से निकल जाए किसी को पता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद में। इन लोगों को क्या पता था कि अगले 2 मिनट में वो नहीं रहने वाले हैं। तो इसीलिए जो है, जब तक है तब तक हम छोटे से स्क्विरल की तरह छोटा हिस्सा हम रखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच शालिनी जी, आपको भी थैंक यू। थैंक यू सो मच सुदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके व्यूज आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, एक्सपीरियंस जो शेयर किया, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने इसको बहुत लाइक किया होगा और लर्निंग्स ली होगी, ताकि वो भी अपनी लाइफ को कंसंट्रेशन और फोकस की डायरेक्शन में ले जा सके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, डे 6 हमने कंप्लीट कर लिया है सुदीप रे जी के साथ, जिन्होंने हमें कंसंट्रेशन, फोकस, किस तरह से आप अपनी लाइफ को रिवायर कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को और भी ज्यादा सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं, इन टूल्स के माध्यम से वो उन्होंने बताया। अपनी किताब के जरिए इन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आपका कंसंट्रेशन और आपका फोकस, यही आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा टूल हो सकता है, हथियार हो सकता है। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप दोबारा से अपने फोकस और कंसंट्रेशन उस तरफ जाएं, न कि डिस्ट्रैक्ट हो। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, हमारी कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। जब ये बुक रिलीज होगी तो इस बुक को परचेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने व्यूज देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और सेशन में, कल एक और नए ऑथर के साथ, एक नई बुक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी है एक प्रेरणा। धन्यवाद।